हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। उसी का कुछ पोर्शन आगे कंटिन्यू करना था। तो पहले का अगर हम डिस्कशन देखते आए तो हम लोग 1857 से पहले की बात कर चुके थे। फिर 1857 के रिवोल्ट के बाद हमने देखा था काफ़ी चेंजेस आए थे। तो सबसे पहले हमने लॉज पढ़े, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस आए, रूल्स आए ब्रिटेन के। जैसे सबसे पहले हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फिर देखा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। फिर हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसको हमने कहा था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। फिर उसके बाद 1919 में रिफॉर्म्स आएंगे जिसे हम कहेंगे मॉन्टेक शेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ तक की हमने बात कर ली थी। फिर आगे लास्ट में आता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जो हमें इंडिपेंडेंस देगा और इंडिया का पार्टीशन करेगा। तो ये 1935 एक्ट तक की हमने बात कर ली थी। फिर उसके अलावा हमने बात करी थी कि इंडिया में कौन कौन से वाइसरॉयज़ आए हैं, क्योंकि 1857 के बाद से, रिवोल्ट के बाद से जब ये कानून लागू हुआ था 1858, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट थी उसको चेंज करके क्या कर दिया गया था, उसको चेंज करके कर दिया गया था वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो हमारे फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? फर्स्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग, जो लास्ट हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। तो कुछ भी पूछ ले, फर्स्ट गवर्नर, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर कह सकते हैं लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि ये पोस्ट फिर से एक बार बनेगी जब इंडिपेंडेंस मिलेगी। तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, और वही बनेंगे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और वाइसरॉय की जब कहानी कंप्लीट होगी तो वाइसरॉय की कहानी आपकी चलती जाएगी इंडिपेंडेंस तक। इसके अलावा फिर हमने आगे बात करी थी, हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं। तो पहला इवेंट हमने देखा था 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, सबसे पहला इवेंट। और क्या देखा था? फिर हमने देखा था आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे। जैसे कि फाउंडर ए.ओ. ह्यूम, पहले प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बनर्जी, पहली मीटिंग बॉम्बे 1885 में, कितने लोग थे? 72 डेलीगेट्स, ये भी पूछ लेता है। लीडर्स कौन से थे? मॉडरेट लीडर्स। मॉडरेट लीडर्स मतलब वो लोग जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांग रहे थे, वो मांग रहे थे ऑटोनॉमिक काइंड ऑफ चीज़ या फिर डोमिनियन स्टेटस। तो उसमें थे दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस। फिर बंगाल पार्टीशन हमने देखा था, उस टाइम इंडिया में वाइसरॉय है लॉर्ड कर्जन। कब होता है? 16 अक्टूबर 1905। फिर उसके बाद इसी बंगाल पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंस में एक मूवमेंट, एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जिसे हमने कहा स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में एक्सट्रीमिस्ट लीडर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने लाल बाल पाल के नाम से जानते थे। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो तीन लीडर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे जिन्होंने पार्टीशन का अपोज किया। और उसी बीच 1906 में एक मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है जो मुस्लिम्स के राइट्स के लिए बात करेगी। तो यहीं से आपका कम्युनल डिफरेंस भी स्टार्ट हो जाएंगे हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स के बीच। सेटअप किसने की थी मुस्लिम लीग? पूछ लेता है। 1906 में हुई थी। कौन था? आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। ढाका इज़ इन बांग्लादेश, तो मतलब ईस्ट बंगाल था उस टाइम पे, बट आज के टाइम में बांग्लादेश की कैपिटल है। नवाब मोहसिन उल मुल्क। तीन लोगों के नाम याद रखेंगे जो मुस्लिम लीग से जुड़े थे। फिर इसके बाद हमने देखा था कि 1905 आते आते जो मॉडरेट लीडर्स थे, जो डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे, वो बूढ़े हो जाएंगे और अब नए लीडर्स आएंगे जिन्हें हम कहेंगे एक्सट्रीमिस्ट। ये लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो इनकी मॉडरेट्स के साथ बनेगी नहीं, कि मॉडरेट्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं करते थे। तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच लड़ाई हो जाएगी। बट मॉडरेट के एक लीडर थे दादा भाई नौरोजी, वो इस चीज़ को समझेंगे और स्वराज को अपना गोल सेट करेंगे इन 1906। बट दोनों के बीच में लड़ाई फिर भी नहीं रुकती है। तो सूरत सेशन होता है 1907, उसके बाद मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आपस में डिवाइड हो जाएंगे, तो स्प्लिट हो जाता है। इसीलिए 1907 सूरत सेशन को हम लोग सूरत स्प्लिट भी कहते हैं, सूरत स्प्लिट भी कहते हैं। फिर इसके बाद 1909 में, अब हम आगे की आज बात कर रहे हैं, 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आएंगे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक बात ज़रूर याद रखेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। इसीलिए ये इस टाइम वाइसरॉय था मिंटो, लॉर्ड मिंटो। इसीलिए इंडिया में फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। ये फैक्चुअल नॉलेज है, ये पूछ लेता है। तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इंडिया में किसको कहेंगे? वो कहेंगे हम लॉर्ड मिंटो को। इसके साथ साथ अब हम बात करें, एक पार्टी बन गई है गदर पार्टी। कब बनती है?
1913 में बनती है गदर पार्टी। गदर पार्टी एक ये पूछ लेता है एक्चुअली, गदर पार्टी का वैसे इससे कोई अभी लिंक नहीं है, बट एक इंडिया के बाहर ये पार्टी बनती है। सैन फ्रांसिस्को इज़ इन यूएसए, और इसके फाउंडर मेन लाला हरदयाल सिंह का नाम याद रखेंगे। लाला हरदयाल सिंह ने फॉर्म करी थी गदर पार्टी 1913। और इधर ही साथ 1916 में एक मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसे हम कहेंगे होम रूल मूवमेंट। एक्चुअली में 1905 में आपके जो बहुत एक्टिव लीडर थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। फिर बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश फोर्स क्या करेगी, जेल में भेजेगी, और 1915 के करीब उनको इंडिपेंडेंस मिलती है, या कह सकते हैं जेल से आज़ादी मिलती है। तो फिर वो जेल से जब निकल के आते हैं तो थोड़ा सा कम एक्टिव होते हैं, थोड़ा सा मतलब लो वॉइस में, लो साउंड में काम करते हैं। तो उसके लिए वो एक होम रूल मूवमेंट सिंपल से स्टार्ट करते हैं। तो दो जगह होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होती है, एक तो पुणे में स्टार्ट होगी जो बाल गंगाधर तिलक करेंगे, और एक एनी बीसेंट सॉरी एनी बीसेंट कहाँ एड्रेस करेंगी इसे, मद्रास में। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। तो बाल गंगाधर तिलक करेंगे पुणे में और एनी बीसेंट करेंगे मद्रास में। तो ये दो नाम याद रखेंगे। एनी बीसेंट आपका आयरलैंड की एक लेडी थी जो इंडिया में एक एनजीओ चलाती थी, और वो चाहती थी इंडिया को आज़ादी मिले। वो पूरी दुनिया में जहाँ भी ये इस तरह का कॉलोनाइजेशन था उसके अगेंस्ट लड़ाई करती थी। तो एनी बीसेंट मद्रास में होम रूल मूवमेंट चलाएंगी, बाल गंगाधर तिलक पुणे में। 1916 की कहानी है, ये पूछ लेता है। और इसके टाइम पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, एक स्लोगन, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये स्लोगन दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये कह सकते हैं ये किसका स्लोगन था, तो ये था बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसका स्लोगन है, बाल गंगाधर तिलक का। फिर इसके बाद होता है लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पैक्ट होता है। तो ये एक्चुअली एक लड़ाई हो रही होती है उस टाइम ब्रिटेन और टर्की के बीच। 1916 का टाइम है, तो आप जान सकते हैं ये टाइम है 1914 से 1918 का। 1916 किसके बीच में पड़ रहा है, 1914 से 1918। और इस टाइम आपका इंडिया दुनिया में चल रहा था वर्ल्ड वॉर 1। तो वर्ल्ड वॉर 1 में एक साइड आपका ब्रिटेन था और एक साइड आपका ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर जो कह सकते हैं आज का टर्की है, तो वहाँ पे कौन सा एम्पायर चल रहा था, ऑटोमन एम्पायर। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है और ब्रिटेन वाले ऑटोमन एम्पायर को वीक कर रहे हैं। ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर था क्योंकि यहाँ पे कैलिफ सिस्टम चलता था। ये अपने आप को मुस्लिम रूलर कहते थे, या कहते थे मुस्लिम लीडर। पूरी दुनिया के जितने भी मुस्लिम्स हैं उसके लीडर अपने आप को असर्ट करते थे, तो उसको कहते थे कैलिफ सिस्टम। तो यहाँ के मुस्लिम्स का अटैचमेंट ऑटोमन एम्पायर के साथ था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑटोमन एम्पायर के लिए सिंपेथी जो थी मुस्लिम्स की, वो ब्रिटेन के अगेंस्ट नफरत पैदा कर रही थी। तो यहाँ के जो लोग थे, खास तौर से यहाँ के जो मुस्लिम्स थे या कांग्रेस से, उसने सोचा कि इंडिया के मुस्लिम्स ऑटोमन एम्पायर के साथ हो रहे सलूक को देख के ब्रिटेन के अगेंस्ट चलेंगे, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और ब्रिटेन के अगेंस्ट मुस्लिम्स को प्रिपेयर करेंगे। तो ये प्लान था लखनऊ पैक्ट का। तो इसीलिए अब जो मुस्लिम लीग बनी है और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ऑलरेडी चल रही थी, दोनों ने एक पैक्ट साइन किया। उन्होंने कहा हमारा देखो मकसद एक ही है, आज़ादी, तो क्यों ना हम मिलके काम करें और उसके लिए जो ऑटोमन एम्पायर में जो काम हो रहा है उसके अगेंस्ट मुस्लिम्स को रेडी करें और कहें कि ब्रिटेन वाले अच्छे लोग नहीं हैं, आप इनके अगेंस्ट फाइट करो। तो यहाँ से मुस्लिम्स को एक्टिव करेंगे। तो ये कुछ प्लान था लखनऊ पैक्ट का। बट एक चीज़ गलत हुई थी इसमें कि दोनों ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड है उसे एक्सेप्ट कर लिया था। सेपरेट इलेक्टोरेट किसी भी हाल में एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए था, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस और आपका मुस्लिम लीग उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। फिर नेक्स्ट आता है आपका अगस्त डिक्लेरेशन 1917। ये आपका आता है, ब्रिटेन लेके आता है। एक्चुअली में जब 1914 से 18 के बीच लड़ाई चल रही है, तो लड़ाई के बीच ब्रिटेन को चाहिए सोल्जर्स, और सोल्जर्स उन्हें इंडिया से बहुत ज़्यादा मिलते थे। तो इंडिया के लोगों को खुश करने के लिए वो एक 1917 में पैक्ट लेके आते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ के लोगों को और ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व करेंगे, उनकी प्रोग्रेशन की काम करेंगे, उनको ब्रिटिश एम्पायर का एक हिस्सा बनाएंगे। वही अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहा था अगस्त डिक्लेरेशन। एक तरीके से इनको क्या था, बस बहलाना फुसलाना था इंडिया वालों को, ताकि हम अपने सोल्जर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ भेजें। तो 1919 का जो मॉन्टेक शेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था
वो इसी अगस्त डिक्लेरेशन पे बेस्ड था, जो अभी वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म होने के बाद आएगा। तो वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म होने के बाद हमको गिफ्ट भी मिलता है, गिफ्ट के रूप में हमें मिलता है एक रॉलेट एक्ट। ये एक बहुत ड्रेकॉनियन, बहुत ही ख़तरनाक सा कानून था। ये क्या कहता था, ये कहता था कि अगर किसी को शक है, अगर सरकार को लगता है, पुलिस को लगता है कि ये पर्सन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, तो बिना ट्रायल करे, यानी बिना उसे जुडिशरी में ले गए उसको जेल में डाल सकते हैं, और परमानेंटली बिना उसे ट्रायल के जब तक वो पुलिस चाहे उसे बंद कर सकती है। यानी कि जो जुडिशरी का रास्ता था, जो भी थोड़ा बहुत जुडिशरी का रास्ता था, वो बंद कर देता है ये रॉलेट एक्ट। तो इसके अगेंस्ट गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह भी स्टार्ट करेंगे, और ये गांधी जी का फर्स्ट कंट्री वाइड एजिटेशन भी था। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट कंट्री वाइड एजिटेशन बाय गांधी जी। अब गांधी जी कहाँ से आ गए? गांधी जी पहले ब्रिटेन में थे, फिर साउथ अफ्रीका से आए थे। साउथ अफ्रीका के बाद जब वो इंडिया में आए तो 1915 में अराउंड वो आ गए थे इंडिया, और उसके बाद उन्होंने इनको जी के गोखले ने बुलाया था, जो मॉडरेट लीडर थे। जी के गोखले को गांधी जी अपना गुरु भी मानते थे, तो जी के गोखले ने उनको बुलाया था। तो एक साल तो गांधी जी आके बस इधर उधर आइडिया लेते हैं, एक रजिस्टर बनाते हैं, लोगों से गांव-गांव जाके उनकी प्रॉब्लम्स पूछते हैं। तो एक साल तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स पूछने में निकाल दिया, ताकि वो एक जनता की आवाज़ जान पाए कि जनता चाहती क्या है। जनता को बहुत बेटर तरीके से समझने के लिए उन्होंने पूरा एक साल स्पेंड किया, एक एक गांव-गांव जाके लोगों के बात करके, लोगों की जानकारी लेके। तो यहाँ से कहते हैं ना, डेटा बहुत स्ट्रांग हो गया गांधी जी का। अब गांधी जी को पता था, एक्चुअल में आइडिया लगे कि जनता चाहती क्या है, तो जो जनता की डिमांड है उस हिसाब से वो जनता को फ्लक्चुएट करके मास एजिटेशन करवा सकते थे, वो लोगों को अपने साथ जोड़ सकते थे, क्योंकि उन्हें जनता की एक्चुअल डिमांड पता है, क्योंकि घर घर जाके उन्होंने इस चीज़ का सर्वे किया था। तो यही चीज़ गांधी जी की काम आएगी, और ये पहले लीडर बनेंगे जो पूरी इंडिया में एक मास मूवमेंट करा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा करने वाले ये इंडिया के पहले लीडर बनेंगे। तो रॉलेट एक्ट को अगेंस्ट जाने के लिए अमृतसर में एक प्रोटेस्ट साइट पे एक जगह लोग मीटिंग बुलाते हैं, इकट्ठे होते हैं। वो जगह का नाम था जलियांवाला बाग। जलियां मतलब वहाँ पे मतलब इस तरह की जालियाँ लगी थी, फेंसिंग लगी थी, तो इसीलिए उसको कहते थे जलियांवाला बाग अमृतसर में। तो वहाँ कई लोग इकट्ठा होते हैं और इस काले कानून के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए मीटिंग बुलाते हैं। और मेन कंसर्न था कि दो लोग थे, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों लोगों को, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों लोगों को ये पुलिस वाले इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट अरेस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए प्रोटेस्ट होती है अमृतसर में। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उसमें एक जनरल था, जनरल ओ डायर, वो क्या करेगा, वहाँ के लोगों पे धुआंधार फायरिंग स्टार्ट कर देगा। तो काफ़ी एक दर्दनाक इवेंट था जो ये हो रहा है। तो उसके बाद एक जो वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कमीशन भी बुलाएगी, जिसे हम कहते हैं हंटर कमीशन। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रोटेस्ट के तौर पे अपना नाइटहुड भी रिटर्न कर दिया था। और इसमें एक आपके एक फ्रीडम फाइटर थे सरदार उधम सिंह, इनके भी पेरेंट्स मार दिए जाते हैं। तो वो बाद में जाके उधम सिंह क्या करेंगे, जनरल डायर को लंदन में जाके मारेंगे। ठीक है, तो वो अपना बदला पूरा करेंगे। तो जलियांवाला बाग मैसेकर में जनरली वो जो चीज़ पूछता है, डेट पूछ लेता है। तो जलियांवाला बाग किस दिन हो रहा है? जलियांवाला बाग हो रहा है आपका 13 अप्रैल ऑफ 1919। तो ये याद रखना, जलियांवाला बाग किस दिन हो रहा है? जलियांवाला बाग हो रहा है 13 अप्रैल 1919। तो अब एक बार रैप अप कर लीजिए, हम कितना कुछ आज देख चुके हैं। देखिए, अगर चीफ नेशनल एक्टिविटी शुरू से बात करें तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, फिर आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, स्वदेशी मूवमेंट, मुस्लिम लीग, फिर स्वराज डिमांड, फिर सूरत सेशन 1907, मौर्य मिंटो रिफॉर्म्स 1909, गदर पार्टी 1913, होम रूल मूवमेंट 1916, लखनऊ पैक्ट 1916, अगस्त डिक्लेरेशन 1917, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग 1919, 13 अप्रैल। तो ये इस सीक्वेंस में ही आपको चीज़ों को लेके जाना है, एक क्रोनोलॉजी आपको मेंटेन करके चलनी है, तभी वो आपके काम आएगी। ठीक है, अब इस जलियांवाला बाग के बाद एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हो रहा है, खिलाफत मूवमेंट। अब देखिए, जो टर्की में खिलाफ जो कैलिफ सिस्टम था, अभी हमने बात करी वर्ल्ड वॉर वन में। अब जब वर्ल्ड वॉर वन कंप्लीट हो जाएगा
तो ब्रिटेन क्या करेगा, ब्रिटेन वहाँ जो टर्की में ऑटोमन एम्पायर था उसको एंड करके उसमें जो कैलिफ सिस्टम था, कैलिफ सिस्टम को वो क्या करेगा, बंद कर देगा। तो कैलिफ सिस्टम अब ख़त्म होने की वजह से जो इंडिया के मुस्लिम्स हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे। तो उस गुस्से को यूटिलाइज़ करना है और ब्रिटेन की इस कदम के लिए प्रोटेस्ट भी करना है। तो इसके लिए इंडिया के कुछ मुस्लिम लीडर्स हैं वो एक्टिव होंगे। उसमें मेन लीडर्स हैं आपके मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली और जौहर और शौकत अली। तो इन्हें अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता था। ये लोग एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और इस मूवमेंट को कहेंगे खिलाफत मूवमेंट। और इस खिलाफत मूवमेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस गांधी जी का सपोर्ट मिलेगा। गांधी जी का मेन पॉइंट यही था कि इस मूवमेंट को हम लोग यूज़ करके इंडिया के मुस्लिम्स को और ज़्यादा इंटीग्रेट कर सकते हैं इंडिया के साथ। तो ये था आपका खिलाफत मूवमेंट। और खिलाफत मूवमेंट के बाद ही इसी के साथ साथ एक और मूवमेंट शुरू कर दिया था गांधी जी ने, पहला मास मूवमेंट, जिसे कहते हैं हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920। तो 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है और ये सब वही जो आपका जलियांवाला बाग हो रहा है उसी के एजुटेशन में। उसके बाद गांधी जी को लगा अब ब्रिटेन अपनी हद पार कर रहा है, हमें अब पिक्चर में आना पड़ेगा। तो अब गांधी जी पिक्चर में आ चुके हैं। अब जो पूरी पॉलिटिक्स होगी, अब जो पूरी हिस्ट्री होगी वो गांधीयन एरा में आएगी, वो गांधी जी पे बेस्ड होगी, क्योंकि मेजर डिसीजंस कंट्री के इस टाइम कौन लेंगे, गांधी जी लेंगे। तो एक कलकत्ता सेशन होता है 1920 में, जहाँ भी इस तरह के इंपॉर्टेंट सेशंस मिले उनको लिखते चलिएगा, क्योंकि सेशंस भी पूछ लेता है कभी कभी। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन है कौन से सेशन में पास हो रहा है, कैलकाटा सेशन इन September 1920. It was the first mass-based political movement under Gandhiji. The movement envisaged resignation from nominated offices and posts in the local bodies, refusal to attend government darbars and boycott of British courts by the lawyers. ठीक है, मेन कंसर्न यही था कि गवर्नमेंट की जितनी भी चीज़ें, काइंड ऑफ जो स्वदेशी मूवमेंट था कि उसमें गवर्नमेंट को बुरी तरह से बाइकआउट करो। गांधी जी ने कहा कि ब्रिटेन को बिल्कुल बॉयकॉट करो। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में हो नौकरी छोड़ दो, गवर्नमेंट स्कूल में हो स्कूल छोड़ दो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो यूनिवर्सिटी छोड़ दो, अगर आप गवर्नमेंट से कोई मतलब ब्रिटेन की कोई चीज़ यूज़ करते हैं उसको छोड़ दो। नॉन कॉपरेशन, बिल्कुल कॉपरेट नहीं करना है ब्रिटेन के साथ, बिल्कुल कॉपरेट नहीं करना है, उन्हें घुटनों पे गिरा देना है। तो ये पर्पस था 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब हर मूवमेंट में दिक्कत क्या रहती है, वायलेंस होने की बहुत दिक्कत रहती है, और यही चीज़ हमें देखने को मिलेगी 1922 में। 1920 में गांधी जी ने कहा पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। पीसफुल होगा तो ब्रिटेन जो पुलिस है इतना कुछ कर भी नहीं पाएगी, क्योंकि जब उन्हें कोई वायलेंस होता नहीं दिख रहा है तो किसके अगेंस्ट एक्ट करेगी। तो यहाँ पर गांधी जी सक्सेसफुल होते 2 साल सॉरी 2 साल ये मूवमेंट बहुत अच्छा चलता है, तो गांधी जी काफ़ी सक्सेसफुल भी होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 1922 2 साल बाद एक इवेंट होता है जिससे हम कहते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। तो चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या होगा, कुछ लोग होंगे जो 22 पुलिस वालों को जला देंगे। एक जगह है चौरी चौरा, गोरखपुर के पास है, वहाँ पे कुछ लोग होंगे पुलिस वालों को एक थाने में ही जला देंगे। अब यहाँ से ब्रिटेन को भी पुलिस को मौका मिल गया लोगों पे अटैक करने का, मूवमेंट को रोकने का। तो गांधी जी इस बात को समझ गए थे कि अब ये मूवमेंट बहुत लंबा खिंच गया, 2 साल हो चुके हैं और अब वायलेंस स्टार्ट हो गया। अगर मैंने ये मूवमेंट नहीं रोका तो कई बेगुनाह बेमासूम मारे जाएंगे। तो गांधी जी ने तुरंत इस मूवमेंट को वापस ले लिया। तो यहाँ से जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो वापस ले लिया गया। और 1921 में एक सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम भी स्टार्ट हो रहा है। खैर ये सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम आगे स्टार्ट होगा, अभी नहीं। तो 1920 में आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा है, फिर 1922 में आपका एक चौरी चौरा इंसिडेंट हो रहा है, जिसके बाद आपका ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रुक जाएगा। कई लीडर्स थे जो गांधी जी ने गांधी जी से कहा कि नहीं इस बात के लिए मूवमेंट रोकने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया जा रहा है, लोग खुश हैं। बट गांधी जी थोड़ा दूर की सोच से थे, उन्होंने आइडिया था कि उनको ये बहुत बेटर आइडिया थी कि प्रोटेस्ट कब शुरू करना है और कब रोकना है। ठीक है, तो प्रोटेस्ट को रेगुलेट करने का जो आइडिया था गांधी जी का बहुत तगड़ा था। तो उन्हें लग गया अब ये प्रोटेस्ट रोकना है तो हम 1922 में प्रोटेस्ट को रोक देंगे। अब मामला ठंडा पड़ गया, तो अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिव काम नहीं हो रहा है। तो इसी बीच अब कई लोग जो गवर्नमेंट ऑफिसेज छोड़ दिए थे, गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ वगैरह छोड़ दिए थे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनको छोड़ दिए थे। तो कई लोग उसमें ऐसे भी थे जो सोच रहे थे कि क्यों ना हम गवर्नमेंट को ज्वाइन करें और
वहाँ पर जाके अपनी आवाज़ उठाएं। तो दो पार्ट बढ़ गए। एक पार्ट तो कह रहा था नहीं, हमें गवर्नमेंट से बिल्कुल नहीं जुड़ना, प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट में अपना टाइम देना है। कुछ लोग कहते थे कि अगर हम गवर्नमेंट से जुड़ेंगे तो उनकी काउंसिल में जाएंगे, उनके सामने अपनी बात रखेंगे तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दो विचार थे, तो दोनों अपनी तरह से सोच रहे थे, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही थे। तो गांधी जी ने ये देखा कि ये सिचुएशन तो कुछ 1907 सूरत स्प्लिट जैसी बन रही है, जहाँ दो विचार, दो आइडियाज़ अलग अलग बटे जा रहे हैं। मॉडरेट्स अलग बटे थे, एक्सट्रीमिस्ट अलग बटे थे। तो इसीलिए गांधी जी ने डिसाइड किया, देखो ऐसा है, मैं बटने तो नहीं दूंगा इन्हें। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे लोग जो चाह रहे हैं कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल ज्वाइन करें, गवर्नमेंट के साथ जाएं, गवर्नमेंट में जाकर अपनी बात को रखें, वो जाएं और कांग्रेस के अंडर ही रह के वो एक पार्टी बना ले, स्वराज पार्टी। तो 1923 में एक पार्टी बनती स्वराज पार्टी, और इसमें वो लोग ज्वाइन हो जाएंगे जो गवर्नमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, और जो लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं वो कांग्रेस में रह के आराम से अपना प्रोटेस्ट जारी रख सकते हैं। तो स्वराज पार्टी आपकी बनती है 1923 में, और इसमें आपके लीडर हैं मोतीलाल नेहरू, सी आर दास। मेन यही है, सी आर दास इस पार्टी के प्रेसिडेंट थे और सेक्रेटरी थे आपके मोतीलाल नेहरू, और एक एनसी केलकर भी थे जिन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल ज्वाइन करने का फैसला लिया। इसीलिए स्वराज पार्टी बनाई जाती है। फिर 1927 में कमीशन आता है जिसे हम कहते हैं साइमन कमीशन। एक्चुअल में 1919 में सॉरी, जो हमने बात करी है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर कह सकते हैं मॉन्टेक शेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1990, जिसमें दयारकी वाला सिस्टम आया था, अगर आपको याद हो, दयारकी वाला सिस्टम आया था 1919 में। तो इसमें जो भी प्रोविज़न थे उनको चेक करने के लिए एक कमीशन बनाया गया। कमीशन का नाम था साइमन कमीशन, और इस कमीशन का काम ये था कि वो चेक करे कि 1919 में जो हमने लॉ बनाया है क्या उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसमें क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, एक तरीके से फीडबैक टाइप के लिए। तो अच्छी बात थी, बनाना चाहिए था, लेकिन एक गड़बड़ करी इन्होंने। गड़बड़ ये करी कि आप इंडिया के लिए कानून बना रहे हो और इंडिया के वेलफेयर की सोच रहे हो, और एक कमीशन ऐसा बना दो जिसमें इंडिया का एक भी मेंबर ना हो। आप खुद सोचिए, आपके घर का कोई मैटर है और बाहर वाले उसको सॉल्व कर रहे हैं और आपके घर का एक भी पर्सन उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या लगेगा। तो यही इंडिया वालों के साथ था कि आप इंडिया के लिए कानून बना रहे हो, उसके लिए डिस्कशन कर रहे हो, और उस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं है। तो ये बात इंडिया के लोगों को पसंद नहीं आई, उन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट किया। तो कई नारे लगे, साइमन गो बैक। साइमन कौन था? साइमन एक पर्सन था जिसके चेयरमैनशिप में ये कमीशन बना था। तो कई नारे लगे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो इसी टाइम आपका प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो गया था। तो वहाँ पर जो पुलिस थी उसने लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज में एक प्रोमिनेंट लीडर लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। तो लाला लाजपत राय को गुरु मानते थे भगत सिंह अपना, ठीक है। तो लाला लाजपत राय की इसमें डेथ हो जाएगी, आगे वो उसका बदला लेने भी जाएंगे। तो साइमन कमीशन 1927 में आता है, उसी के प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय की डेथ हो जाएगी। और फिर साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने के बाद इंडिया वाले कहते हैं तुम क्या हमारे लिए रिपोर्ट निकालोगे, हम खुद अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे। तो नेहरू रिपोर्ट बनाई जाती है 1928 में। ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये उनके फादर हैं मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू एक रिपोर्ट यहाँ पर तैयार करेंगे, और यहाँ पर ताकि एक टू इवॉल्व एंड डिटरमाइन द प्रिंसिपल्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट तैयार होगी जिसे कहेंगे द नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928। तो ये ऑलमोस्ट लास्ट टाइम चल रहा था नेहरू मोतीलाल नेहरू का। फिर उसके बाद अगले जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनेंगे वो उन्हीं के बेटे जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बनते हैं, सेशन होता है लाहौर सेशन। उसमें डिसाइड ये होता है कि हम एक पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट करेंगे 26 जनवरी 1930 को। तो 1929 में लाहौर सेशन हो रहा है, उसमें प्रेसिडेंट हैं जवाहरलाल नेहरू। वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट करेंगे पूर्ण स्वराज दिवस। अब देखिए 1920 में एक मास एजिटेशन हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद अभी इंडिया में कोई कंट्री वाइड मास प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, बट अभी 10 साल हो चुके हैं, अब उसकी तैयारी शुरू हो गई है। अब लग रहा है कि हाँ अब टाइम आ गया है कुछ करने का। तो 1930 में उन्होंने डिसाइड किया, दिसंबर 1929 में रेजोल्यूशन पास करेंगे और डिसाइड करेंगे कि 26 जनवरी 1930 को हम सेलिब्रेट करेंगे पूर्ण स्वराज दिवस।
पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे 26 जनवरी 1930 को। अगर आपको याद हो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च हुआ है 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च करने का रीज़न यही था। ऑल्दो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया तो 26 नवंबर 1949 में, बट स्टिल उसे हमने अडॉप्ट कब किया है, इनेक्ट कब किया है, 26 जनवरी 1950। तो ये 26 जनवरी और ये 26 जनवरी कोइंसिडेंस नहीं है, जानबूझ के हमने 26 जनवरी की डेट चुनी क्योंकि हम इस दिन को 26 जनवरी 1930 को याद करना चाहते थे कि हमने कैसे पूर्ण स्वराज दिवस उस दिन सेलिब्रेट करा। अब ऐसा नहीं था कि उस दिन आज़ादी मिल ही गई थी, हाँ, लेकिन एक प्रेशर बनाने का तरीका था, एक प्रेशर टैक्टिक्स थी कि हम ब्रिटेन पे प्रेशर डालें कि हमें आज़ादी दो। और एक ट्राई कलर्ड फ्लैग भी अडॉप्ट हो जाता है दिसंबर 1929 में। अभी इसमें अशोक चक्र नहीं आया है। तो 1930 में वही फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे फिक्स कर दिया गया और इसी दिन को आगे चल के हम लोग रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया भी बना लेंगे। तो यहाँ से अब इंडिया में एक नया एजिटेशन का स्टार्टिंग होने जा रहा है। फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो अब स्टार्ट हुआ। तो अभी अगर हम बात करें, बेसिकली हमने कितनी बात कर ली है, तो अभी हमने 1885 कांग्रेस की बात करी, 1905 पार्टीशन की बात करी, 1906 मुस्लिम लीग की बात करी, 1906 और उसी टाइम स्वदेशी मूवमेंट की बात करी, 1907 हमने बात करी सूरत स्प्लिट की, फिर उसके बाद 1909 में हमने बात करी आपका मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की। 1909 के बाद हम आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते बढ़ते हमने देखा 1913 में हमने देखा आपका गदर पार्टी बनती है, 1916 में हमने देखा होम रूल मूवमेंट होता है। फिर इसके बाद 1919 की अगर हम बात करें तो लखनऊ पैक्ट भी होता है 1916 में, और फिर 1918 में एक अगस्त डिक्लेरेशन आएगा, सॉरी 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन आएगा। फिर हमने देखा 1919 में जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो जाएगा तो एक तो आपका क्या क्या मिलेगा, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, और उसके अलावा हमने क्या देखा 1919 में रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग मैसेकर। 3 इवेंट्स हो गए आपके 1919 में। फिर 1919 के बाद हमने बात करी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, जिसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रोक दिया जाएगा। उसके बाद कई लीडर्स थे जिन्होंने बॉयकॉट कर दिया था सरकार को, वो चाह रहे थे हम रीजॉइन करके फिर अपनी बात उठाएं। तो 1923 में एक स्वराज पार्टी बनाई जाएगी स्वराज पार्टी बनेगी। फिर हमने देखा 1927 में साइमन कमीशन आएगा। साइमन कमीशन क्या करेगा, साइमन कमीशन रिपोर्ट बनाएगा इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पर। उसमें एक भी इंडियन नहीं होगा, प्रोटेस्ट होंगे, उसमें एक इंडिया के लीडर लाला लाजपत राय की डेथ हो जाएगी प्रोटेस्ट में। तो 1927 के बाद फिर हमने डिस्कस किया, अब 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, मोतीलाल नेहरू लेके आते हैं। फिर 1929 में एक लाहौर सेशन होता है जिसमें डिक्लेयर होता है कि 1930 को हम क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस। तो 1930 तक की हिस्ट्री हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी गांधी जी का मेन रोल आया था आपका 1920 में, यहाँ 1920 जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो 1920 के बाद अब 1930 में गांधी जी फिर से एक्टिव होंगे, तो फिर से एक मास मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो आज हमने 1930 तक की हिस्ट्री डिस्कस कर ली है, इसके आगे की हिस्ट्री हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए मैं थोड़ा पोर्शन लेके चल रहा हूँ ताकि आप जितना भी पढ़ लें लगातार पढ़ें। मेन कंसर्न है आप इसको लगातार पढ़ें और दिमाग में एब्जॉर्ब करते चलें, ठीक है, क्योंकि कम पढ़ें लेकिन कंटिन्यूस पढ़ें, ये हमारा मोटिव है। थोड़ा पढ़ें, इससे क्या होगा, इसके आपके नोट्स बना के बार बार उसको रिवाइज करना है, कोई भी डाउट आने से डिस्कस करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, बाकी की कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। थैंक यू।